गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग सब ठीक होंगे आई होप। तो आज हम लोग करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी and a symbol for current density is J. What do you mean by current density? Current density is the current flowing per unit area. Current density at a point. Current density at a point is the current flowing through unit area around that point. And area should be normal to the direction of current. जो एरिया है that should be normal to the direction of current. Current density is a vector quantity. It is a vector quantity. Current is a scalar quantity, but current density is a vector quantity. And direction of current density is same as that of motion of positive charge. मतलब जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट है that is the direction of current density. And unit of current density is ampere per meter square. Ampere per meter square is the unit of current density. Next topic is vector form or microscopic form of Ohm's law. हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। वैसे होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू आई आर। या V है पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। I का मतलब है यहाँ पे करंट एंड करंट इज अगेन ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी स्केलर है, राइट हैंड साइड भी स्केलर है। अब मुझे पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और वेक्टर फॉर्म होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। व्हाट इज J? J मीन्स करंट डेंसिटी। J इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड E इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। That is why this is called vector form of Ohm's law. We know last lecture में हमने पढ़ा था relation between current and drift velocity. I is equal to NAEVD और VD का फॉर्मूला होता है EE/m इंटू टाउ। मैंने कंसिडर किया मैग्नीट्यूड ओनली। अब ये सारी टर्म्स के मीनिंग पता होना चाहिए। What is I? I is current. N, small n. Small n is electron density, means electron concentration. Number of electrons per unit volume. A is the area of cross section of conductor. E is the charge on electron. Vd is the drift velocity. Capital E is the electric field. M is the mass of electron. एंड टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हम सबको इनके टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए। नाउ पुट द वैल्यूज। आई इज इक्वल टू NAE/m इंटू टाउ, देन आई अपॉन ए विल बिकम NE² टाउ/m इंटू E। आई अपॉन ए, दिस इज कॉल्ड J। J is called current density. रो होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है M/NE² टाउ। लेकिन मुझे क्या पढ़ना है? सिग्मा, एंड सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड सिग्मा एंड द वैल्यू इज NE² टाउ/m। तो पुट कर दो I अपॉन ए की वैल्यू, NE² टाउ/m की वैल्यू, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ
और दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ohms. Ohmic conductor and second is called non-ohmic conductor. Non-ohmic conductor. Ohmic conductor is the conductor which obey Ohm's law. जो Ohm's law को obey करे that is called ohmic conductor. तो ओमिक कंडक्टर में जो वी आई का ग्राफ बनेगा, वी और आई का जो ग्राफ होगा दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा. तो वी आई का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वी विल से दैट दिस इज द ओमिक कंडक्टर. नॉन ओमिक कंडक्टर इज द कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ. वी आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व शेप में है, शेप कुछ और भी हो सकती है बट स्ट्रेट ऐसे नहीं होनी चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर, द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ. एग्जाम्पल है इसका डायोड, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर. ये जो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये एक नेक्स्ट यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें पढ़ोगे आप. अभी फिलहाल आप नाम याद रखो, इससे ज़्यादा आपको समझ में नहीं आने वाला. तो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, दीज आर द नॉन ओमिक कंडक्टर. इसमें जो वी आई का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. क्लियर. फिर एक पॉइंट आता है, अच्छा पॉइंट है, विच इज ओम्स लॉ. विच इज ओम्स लॉ. वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड वी इज इक्वल टू आई आर. क्योंकि हम लोग तो वी इज इक्वल टू आई आर को भी ओम्स लॉ बोलते हैं और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को भी ओम्स लॉ बोलते हैं. बट दिस इज नॉट ट्रू. वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दिस इज द ओम्स लॉ. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, कीपिंग फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर कांस्टेंट. और आर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो ये जो अगर मैं लिखता हूँ वी इज इक्वल टू आई आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस. क्योंकि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, वी अपॉन आई, फॉर्मूला वी अपॉन आई है. तो मैं आर निकाल सकता हूँ यहाँ से. तो पॉइंट ये है कि फिर दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि अगर सपोज कोई एक्सपेरिमेंट किया एंड यू हैव 3 और 4 रीडिंग्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. अगर आर की वैल्यू सभी केस में सेम आ जाए, अप्रोक्सीमेटली सेम हो, देन वी विल से ओम्स लॉ इज ओबेड. और आर की वैल्यू सेम नहीं होती तो ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड. तो सिंपल सा रीज़न क्या है कि सपोज कोई एक्सपेरिमेंट है और टेबल इज गिवन, सीरियल नंबर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वी, रीडिंग ऑफ एमीटर एम्पियर में है, एंड रेजिस्टेंस वी अपॉन आई ये ओम में है. तो ये ओम्स लॉ आपका लैब में भी आएगा, प्रैक्टिकल भी है आपके सिलेबस में. सपोज मेरे पास 4 रीडिंग्स हैं, दीज आर द 4 रीडिंग्स. सपोज फर्स्ट रीडिंग है V इज 2 वोल्ट, करंट इज 1 एम्पियर, 4 वोल्ट 2 एम्पियर, 6 वोल्ट 4 एम्पियर, 8 वोल्ट 8 एम्पियर. Now find R in all 3 observations, all 4 observations. R V upon I, this is 2 ohm, 4 by 2, 2 ohm, 6 by 4, 1.5 ohm, 8 by 8, 1 ohm. So from these observation, what will be the conclusion? तो कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन ये है कि आर की वैल्यू सेम नहीं आ रही. और जब मैं वी आई का ग्राफ बनाऊंगा वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, वो भी कर्व शेप में आएगा. ना तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और ना ही आर सेम है. तो अगर इन चारों रीडिंग्स में आर की वैल्यू सेम नहीं है, देन वी विल से दैट ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाई दैट पर्टिकुलर मटेरियल. तो वो जो कंडक्टर है, वो जो मटेरियल है, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा. तो इन दिस केस ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड. अगर यहाँ पे होता 3 एम्पियर और यहाँ होता 4 एम्पियर
तो यहाँ क्या बनता 2 ओम और ये भी क्या होता 2 ओम। अगर रीडिंग इस टाइप से आती है तो आर इज कांस्टेंट, देख लो सब इन चारों रीडिंग्स में आर की वैल्यू सेम है। तो अगर आर कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ इज ओबेड। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर R की वैल्यू चेंज कर दी तो ओम्स लॉ फेल हो गया, R की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इस केस में R की वैल्यू सेम है तो ओम्स लॉ इज ओबेड। R की वैल्यू डिफरेंट होती ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड, बट R इज इक्वल टू V अपॉन I इन बोथ द केसेस। तो ये जो R इज इक्वल टू V अपॉन I है, या जिसको मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू IR है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। और असली में ओम्स लॉ क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज दिस इज द VI ग्राफ फॉर टू मटेरियल्स A एंड B। दिस इज द VI ग्राफ फॉर द टू मटेरियल्स A एंड B विच हैज हाई रेजिस्टेंस। A और B में से किसका रेजिस्टेंस हाई है। सपोज एक दिस इज द वन मोर क्वेश्चन अगेन AB एंड दिस इज द IV ग्राफ, Y एक्सिस X एक्सिस। दोनों का क्वेश्चन क्या है, विच हैज मोर रेजिस्टेंस, विच हैज मोर रेजिस्टेंस। A और B में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये ऐसे एंगल बना लो आप थीटा, ये भी क्या है थीटा। तो जब भी ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन आ जाए एंड वी हैव टू कंपेयर एनी क्वांटिटी, तो मेरे पास एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, जस्ट फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो m इज द सिंबल, m का मतलब क्या है स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप होता है टेन थीटा और टेन थीटा होता है y अपॉन एक्स, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। वैसे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट यहाँ परपेंडिकुलर और बेस तो आपको दिखेगा नहीं, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। अगर किसी को स्लोप बिल्कुल भी नहीं पता, भूल गया है, तो वो काइनेमेटिक्स का वीडियो लेक्चर देखे, स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड एरिया अंडर द ग्राफ, तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको जो मेरा यूट्यूब चैनल है मुंजाल फिजिक्स क्लासेस, वहाँ से काइनेमेटिक्स की प्ले लिस्ट देखनी है, उसमें वीडियो चेक करो रिलेटेड टू स्लोप। तो आप उसे 30 मिनट्स का वीडियो होगा, आप उसे लगाओ 30 मिनट्स, तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा दैट इज y अपॉन एक्स। तो y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे v और x कोऑर्डिनेट क्या है i, और v अपॉन i क्या होता है r। तो r इज इक्वल टू टेन थीटा एंड टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ थीटा इज 30 डिग्री, तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। थीटा 45, टेन 45 1, थीटा 60, टेन 60√3। तो एज यू इंक्रीज द थीटा द वैल्यू ऑफ टेन थीटा आल्सो इंक्रीजेज। तो टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो दोनों देखो ए और बी में किसका थीटा ज़्यादा है, तो ए के केस में एंगल ज़्यादा है, थीटा ए इज मोर देन थीटा बी, hence RA is more than RB. A has more resistance, high resistance, and this is the low resistance. Similarly यहाँ पे आ जाओ, इसको भी ऐसे करोगे, M स्लोप टेन थीटा y अपॉन एक्स। यहाँ तक तो फिक्स है, y में ढूंढो क्या है I, x में क्या है v, तो I अपॉन v दैट इज कॉल्ड 1 अपॉन r। Then r is equal to 1 upon tan theta, r inversely proportional to theta। r जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड थीटा ए इज मोर देन थीटा बी एंड आर ए लेस देन आर बी। तो ए हैज लेस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एनी डाउट? अब विदाउट स्लोप करना चाहो वो भी मेथड है। चलो आपको स्लोप नहीं करना, शॉर्टकट लगाना है, देख लो, सेम वोल्टेज एट सेम वोल्टेज, वोल्टेज सेम
तो यहाँ देखो करंट ए करंट बी, तो आई ए लेस देन आई बी। तो ए में करंट कम है सेम वोल्टेज पे, और रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। लेस करंट मीन्स मोर रेजिस्टेंस, मोर करंट मीन्स लेस रेजिस्टेंस। तो यहाँ ए के केस में करंट की वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी ए की वैल्यू कम है करंट की, तो करंट इज लेस देन रेजिस्टेंस इज मोर, आर ए इज मोर देन आर बी। सेम यहाँ पे देखो, सेम वोल्टेज सेम, दिस इज करंट फॉर ए एंड दिस इज द करंट फॉर बी। सेम वोल्टेज पे तो करंट ए इज मोर देन करंट बी, तो रेजिस्टेंस ए इज लेस देन रेजिस्टेंस बी। ए हैज़ लेस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेरा सजेशन तो यह है कि यूज द कंसेप्ट ऑफ स्लोप, एम स्लोप tan थीटा y upon x, put the values and get the answer. Types of material. First type is conductor, second is insulator, and third is semiconductor. There are three types of materials: conductor, insulator and semiconductor. What do you mean by conductors? Conductors are the materials which allow to pass electric current, and conductors have large number of free electrons. Large number of free electrons, सबसे मेन पॉइंट ये है। And metals are good conductor. Copper, iron, silver, gold. Silver is the best conductor. तो ये जो हैं they have large number of free electrons and they allow to pass electric current. Insulators. Insulators are the materials which do not allow to pass electric current. And insulators are the materials having no free electrons. Having no free electrons. Or number of free electrons are too small to constitute current. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो होंगे नहीं या इतने कम होंगे, दे आर नॉट एबल टू कंस्टिट्यूट करंट। एग्जाम्पल्स हैं रबर, वुड, पेपर, बैकेलाइट, पीवीसी, ये सारे क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। Semiconductors are the materials having conductivity lies between insulator and conductor. कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो है इनकी लाई करेगी इन दोनों के बीच में। जो कंडक्टर्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी होती है लो और कंडक्टिविटी होगी हाई। जो इंसुलेटर हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होगी और कंडक्टिविटी होगी लो, और जो सेमीकंडक्टर है वो होगी इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। एंड एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब पॉइंट आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। And what is the cause of resistance? Collision between electrons is responsible for the resistance. जब इलेक्ट्रॉन randomly मूव कर रहे हैं, they are colliding with each other and the conductor ions also. तो ये जो collisions हैं, they are responsible for the resistance. तो सिंपल सा मतलब है जितने collision ज़्यादा होंगे उतना मोशन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मतलब रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। जो रेजिस्टेंस है द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज ml अपॉन NaE स्क्वायर टाउ। अगर रेजिस्टिविटी भी आ जाए तब भी ये करना है रो इज इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर टाउ।
द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज ml/NaE स्क्वायर टाउ। इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो m और E ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकते, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। L और A ये भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो गया तब थोड़ा बहुत चेंज होगा, अदरवाइज दे विल बी टेकन एज कांस्टेंट। तो फैक्टर क्या बच गया, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। सेम इज हेयर, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N एंड रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। N का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ का मतलब है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो पहले मैं जस्ट इनका इफेक्ट देखता हूं कि टेम्परेचर बढ़ने से N और टाउ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जनरल केस में। एज टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, N इंक्रीज। जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा कोवलेंट बॉन्ड विल ब्रेक एंड वी आर गेटिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। तो अगर N इंक्रीज होगा तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इस केस में। तो अगर N इंक्रीज हो रहा है तो R क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो N का इफेक्ट तो ये रहेगा। सेकेंड, टेम्परेचर इंक्रीज, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टाउ। टाउ का मतलब है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। If you increase the temperature, then velocity of the electrons increases, then collision will take place more rapidly। और अगर मेटल की बात करता हूँ तो मेटल में क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जितनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होगी कोलिजन उतने जल्दी होंगे और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। कोलिजन ज़्यादा होंगे और जल्दी होंगे, और जितने जो कोलिजन जल्दी होंगे इसका मतलब उसका जो टाइम है बिटवीन टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन वो कम हो जाएगा, तो टाउ डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज, देन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड कोलिजन विल टेक प्लेस मोर रैपिडली, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन इंक्रीज एंड टाउ डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन, तो कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे, जल्दी होंगे, और कोलिजन जल्दी होंगे तो मतलब टाइम कम हो गया, और टाउ डिक्रीजेज एंड आर इंक्रीजेज। तो जनरली मेरे पास दो फैक्टर हैं, एन का, एन बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा और सेकंड टाउ कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो मुझे दोनों फैक्टर को कंसिडर करके अपना आंसर निकालना है। सबसे पहले आता है फोर कंडक्टर्स। कंडक्टर में क्या होता है, इन केस ऑफ कंडक्टर N इज वेरी लार्ज, N इज वेरी लार्ज। टेम्परेचर इंक्रीज होने से N तो बढ़ेगा बट N विल बी टेकन एज कांस्टेंट, क्योंकि N ऑलरेडी बहुत बड़ा है। जब N ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो N की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या मतलब है इसका, सपोज आप मार्केट गए फेस्टिवल सीजन में, दिवाली के दिनों में आप मार्केट में गए, बहुत भीड़ है। अगर 50-100 लोग और उस भीड़ में चले जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर कम चले जाएं 500, अगर 50-60 आदमी कम भी हो जाएं तब भी उतनी की उतनी भीड़ नज़र आएगी आपको। तो मतलब अगर दिवाली के दिनों में जब आप मार्केट में जा रहे हो, या दशहरे के दिनों में देखो जब रावण जलता है, तो रावण जल रहा होता है तो उस टाइम इतनी भीड़ होती है, अगर 50 लोग और आ जाए उस भीड़ में तो कोई भी तब भी पता नहीं लगेगा, और कम हो जाए तब भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि N इज ऑलरेडी वेरी लार्ज। तो इसलिए N की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, ज़्यादा चेंज नहीं होना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ है, 1 करोड़ रुपए आपके पास, और मैंने आपको 500 रुपये दे दिए, तो आपको कोई इमोशनलेस पकड़ लोगे भी नहीं, कहोगे वहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव 1 करोड़ रुपीज़, ऑलरेडी इतने ज़्यादा पैसे हैं। अगर आपको कहीं से 500 रुपये मिल जाए तो आप कोई इंटरेस्ट शो करने वाले हो नहीं उसके लिए। अगर कोई ज़बरदस्ती दे भी गया तो आप इमोशनलेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, N विल रिमेन सेम, N की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट इन दैट केस। सेकंड पॉइंट,
एन का तो कोई रोल रहा नहीं इसमें। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, कोलिजन ज़्यादा होंगे, जल्दी होंगे, और जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे, जल्दी होंगे, उतना मोशन डिफिकल्ट हो जाएगा एंड रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। टाउ डिक्रीजेज एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो अगर मान लिया उसी दशहरा ग्राउंड में एकदम न्यूज़ है कि बॉम्ब फटने वाला है यहाँ पे, तो सारे भागेंगे। जब सारे लोग भागेंगे तो फिर मोशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो लोगों को भागना, तो कोलिजन ज़्यादा होंगे तो बड़ी मुश्किल से भागेंगे अपने घर तक। तो मतलब ये है कि अगर कोलिजन ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इन केस ऑफ कंडक्टर एन का तो कोई रोल है ही नहीं, एक का रोल ख़त्म हो गया, टाउ कम हो रहा है और टाउ कम होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज। सेकेंड इन इंसुलेटर एंड इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, दोनों में। अब इंसुलेटर में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं। अगर कोई बैगर है, कोई गरीब आदमी है, उसके पास कुछ पैसा नहीं है, अगर आप उसको 500 रुपीज़ दे दो तो वो तो बहुत खुश रहेगा, वो तो बहुत दुआएं देगा और शाम को पार्टी भी करेगा कि 500 रुपये मिल गया आज। तो सिंपल सा मतलब ये है कि 1 करोड़ वाले को 500 रुपये दोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन जीरो वालों को 500 दोगे तो वो साफ दिखाई देगा कि इसका इफेक्ट है, तो इसका इफेक्ट आएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज एन इंक्रीज, लेकिन टाउ तो इसमें भी कम होगा, पर इसमें इतना इफेक्ट नहीं करेगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा है। द इफेक्ट ऑफ एन इज मोर देन इफेक्ट ऑफ टाउ। कोलिजन तो इसमें भी होंगे बट है ही बहुत कम, तो कितने कोलिजन हो जाएंगे। तो एन इंक्रीज एंड हेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो एक एग्जांपल और देख लो आप, अगर सपोज रिसेस टाइम है, रिसेस टाइम का मतलब सारे बच्चे फ्री हैं, क्लास में कोई नहीं बैठा, सारे फ्री हैं। अगर उस रिसेस टाइम में 10-15 बच्चे और आ जाएं, 20 बच्चे और आ जाएं एक्स्ट्रा, तो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ग्राउंड का सीन सेम रहेगा, नो चेंज, क्योंकि एन इज ऑलरेडी लार्ज एंड एन इज कांस्टेंट। लेकिन रिसेस में क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होते हैं। अगर आपको नीचे प्रिंसिपल ऑफिस तक जाना है तो बहुत मुश्किल है पहुंचना, रास्ते में आपके दोस्त भी मिलेंगे, छोटे बच्चे भागते भागते कोलाइड भी कर सकते हैं आपसे, तो कोलिजन ज़्यादा होंगे तो मोशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो ये तो हो गया कंडक्टर। सेकेंड है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होगा, सारी क्लास फोर्थ पीरियड है, सारे बच्चे क्लास के अंदर हैं, कोई फ्री नहीं है। टेम्परेचर बढ़ गया, मेरा किसी टीचर का टेम्परेचर बढ़ गया, उसने 4 बच्चों को बाहर निकाल दिया, गो टू प्रिंसिपल ऑफिस, तो क्या होगा, तो 4 बच्चे निकलेंगे, आसानी से आराम से जा सकते हैं, उनको कोलिजन बहुत कम होंगे। कोई हो सकता है कोई मिल जाए, उसका दोस्त बाहर घूमता हुआ, तो ठीक है, नहीं तो कोलिजन आर वेरी वेरी लेस। तो एन इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो इंसुलेटर का मतलब फोर्थ पीरियड और कंडक्टर का मतलब रिसेस टाइम और फेस्टिवल पीरियड। तो ये ध्यान रखना, तो रोल इसका अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि टाउ का इफेक्ट रहेगा, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में एन का इफेक्ट रहेगा, टाउ का इफेक्ट होगा तो सही पर कम होगा इन कंपेरिजन टू एन। तो हेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। एक्चुअल क्वेश्चन है सेम। दिस इज द VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर एट डिफरेंट टेम्परेचर। कंडक्टर भी हो सकता है, सेमी कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, विच इज गिवन, कंडक्टर दे रखा है या सिलिकॉन जर्मेनियम दे रखा है या नॉन मेटल दे रखा है, तो आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंस कौन सा है। तो VI ग्राफ इज गिवन, तो बताना है विच टेम्परेचर इज हायर, विच टेम्परेचर इज हायर, ए और बी में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो मैंने ऑलरेडी पहले बताया, जब भी ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप के अलावा कुछ मत सोचो। m स्लोप tan थीटा y अपॉन x, y के लॉन्ग क्या है यहाँ पे v, x के लॉन्ग i, v अपॉन i, दिस इज कॉल्ड r। तो r इज इक्वल टू tan थीटा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
थीटा, थीटा ए मोर देन थीटा बी, आर ए मोर देन आर बी। तो ये हाई रेजिस्टेंस है और ये लो रेजिस्टेंस है। तो T1 पे रेजिस्टेंस हाई और T2 पे रेजिस्टेंस लो। अब मुझे टेम्परेचर का रोल देखना है। देखो कंडक्टर में आ जाओ। कंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? T1 पे, तो T1 इज मोर देन T2। इंसुलेटर में क्या होगा? इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस बी का कम है तो क्या बन जाएगा? R2 मोर T2 मोर देन T1, T2 इज मोर देन T1। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आ गया और रेजिस्टेंस भी निकाल दिया यूजिंग द स्लोप। अगर यहाँ पे I होता और यहाँ पे V होता तो ये आपने अपने आप करना है। अगर मैं I और V कर दूँ तो फिर आपने बताना है कि T1 T2 में से कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा टेम्परेचर हाई है, विच इज़ द हायर टेम्परेचर आउट ऑफ T1 एंड T2। ग्राफ कौन सा है? IV ग्राफ। तो ये आप अपने आप ट्राई करना। नोट्स जो मैंने आपको दे रखे हैं उसमें ये सोल्यूशन दे रखा है, वहाँ से चेक कर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सिंबल इज अल्फा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल R naught. R naught is the resistance of a material, resistance of material at 0 degree Celsius. सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस ले लिया मैंने R naught, and RT is the resistance at T degree Celsius. Then RT minus R naught is change in resistance with rise in temperature T minus 0 यानी कि T। तो rise in temperature क्या है? T हो गया। We know that change in resistance is directly proportional to original resistance। जितना ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना चेंज ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ही कम है तो चेंज भी कम होगा। रेजिस्टेंस इज मोर तो चेंज विल बी मोर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R naught। एंड सेकंड, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। व्हाट इज दिस? राइज इन टेम्परेचर। तो दोनों को कंबाइन कर दो। RT माइनस R naught डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R naught इंटू T, and RT minus R naught is equal to alpha R naught T। यहाँ अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वैल्यू ऑफ अल्फा क्या बन जाएगी? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन R naught इंटू T। तो अल्फा को डिफाइन कैसे करना है? अल्फा बन जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा बन जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन राइज इन टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है? RT मोर देन R naught। अभी बढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो RT इज मोर देन R naught, तो अल्फा विल बी पॉजिटिव, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। एंड फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर RT लेस देन R naught, तो अल्फा विल बी
नेगेटिव। तो अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर और अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी फॉर कंडक्टर्स। अब एक चीज़ हो रहा है, मैं आर टी और निकालना चाह रहा हूँ। ये देखो आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा आर नोट टी, देन आर टी इज इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फा आर नोट टी, then RT will become R naught common 1 plus alpha T. This is the resistance at temperature T. सेम फॉर्मूला मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जनरल केस में। क्या कहता है, इफ R1 be the resistance at temperature T1, R1 रेजिस्टेंस है T1 टेम्परेचर पे और R2 भी द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, तो व्हाट इज अल्फा? अब डेफिनेशन याद रखो, अल्फा क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ये अल्फा आ गया। और R2 क्या लिखोगे, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सेम आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, सिंबल इज अल्फा आर। तो जैसे डेरिवेशन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का करा है वैसे ही करना है, बट आई एम नाउ राइटिंग रिजल्ट ओनली। क्या होता है अल्फा आर? चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। अल्फा आर इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, एंड अल्फा रो टी विल बिकम रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा आर टी। तो अल्फा आर इज द कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर एंड वाई? स्टैंडर्ड रजिस्टर होता है हुज वैल्यू विल नॉट चेंज। लैब में हम जो रेजिस्टेंस कोयल यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। मींस कोई प्रैक्टिकल मैंने विंटर में किया, फिर मैंने किया समर में, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज अगर हो गई तो दैट इज़ नॉट अप्रिशिएबल। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वो होते हैं जिनका टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो स्टैंडर्ड रजिस्टर यूज़ करते हैं जिसका अल्फ़ा लो होना चाहिए, अल्फ़ा इज़ लो। अल्फ़ा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि चेंज जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी लो एंड रेजिस्टिविटी इज़ हाई। अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी तो दैट इज़ द गुड रेजिस्टेंस, और अल्फ़ा कम अल्फ़ा लो होगा तो मतलब वो चेंज ज़्यादा नहीं होगा, तो वो स्टैंडर्ड रजिस्टर है। तो material whose alpha is low and resistivity is high, that is used to making the standard resistor. Example है मैग्नीन, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेन। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन जो है these are the substance, these are the alloys used for making standard resistor. तो मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेन are the materials used for making स्टैंडर्ड रजिस्टर। और स्टैंडर्ड रजिस्टर क्यों बनते हैं इनके? बिकॉज देयर अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लो एंड रेजिस्टिविटी इज हाई। क्वेश्चन इज एट रूम टेम्परेचर मीन्स एट 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए कोयल इज 100 ओम। At what temperature the resistance of coil will become 117 ohm, and temperature coefficient of resistance of material is 1.7 into 10 power minus 4 per degree Celsius. The unit of alpha, alpha का फॉर्मूला क्या होता है? Alpha is equal to change in resistance per unit original resistance per unit rise in temperature. तो यूनिट क्या होगी इसकी? ओम, ओम, सेल्सियस। तो आंसर आ गया सेल्सियस -1। तो यूनिट कैलकुलेट करनी है तो क्या आएगा? सेल्सियस -1। अब मुझे निकालना है T2 निकालना है।
तो अल्फा का फार्मूला क्या बताया मैंने, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन राइज इन टेम्परेचर. देन व्हाट इज T2 माइनस T1, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा. T2 minus T1. What is R2? 117 minus 100. What is R1? 100 into 1.7 into 10 power minus 4. तो क्या बन जाए यहाँ से 17 अपॉन 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2. 17 अपॉन 1.7 यह बन जाएगा 10 अपॉन 10 पावर माइनस 2 यानी कि 10 पावर 3. तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1000, यही होगा. तो T2 क्या बन जाएगा, T1 प्लस 1000, 27 प्लस 1000, 1027 डिग्री सेल्सियस. तो दिस इज द टेम्परेचर T2 व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल विल बिकम 117 ओम. कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस. जैसे डायग्राम में आपको रेजिस्टेंस दिखा रखा है तो इसमें 4 स्टेप्स दिखाई दे रही हैं आपको. You can easily see 4 steps on the carbon resistance. 4 स्टेप्स में जो लास्ट स्टेप होगी, 4th कलर की स्टेप होगी, दैट इज ऑफ आइदर गोल्ड और सिल्वर. या तो वो गोल्ड की होगी या सिल्वर की होगी. और जो 4th कलर है दैट रिप्रेजेंट द टॉलरेंस. क्या रिप्रेजेंट करेगा, टॉलरेंस यानी कि एरर रिप्रेजेंट करेगा. और जब भी आपको रेजिस्टेंस होल्ड करना है तो ये जो गोल्ड या सिल्वर कलर है वो 4th नंबर पे होना चाहिए, लास्ट नंबर पे होना चाहिए. तो 3 रिंग्स एक साथ मिलेंगे, एक आपको 4th कलर मिलेगा गोल्ड या सिल्वर का. तो गोल्ड या सिल्वर को 4th प्लेस पे रखना है. बाकी 3 रिंग कौन कौन से कलर के हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको. तो उन कलर को याद करने के लिए आप एक सेंटेंस याद कर लो, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ. तो आप ये सेंटेंस याद कर लो, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ. कैसे लिखोगे, B.B. रॉय, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ. तो B बन गया ब्लैक, B फॉर ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन. B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब ब्लू, वॉयलेट का मतलब V फॉर वॉयलेट, G फॉर ग्रे एंड W फॉर वाइट. तो दीज आर द कलर्स, 3 कलर्स ऑन कार्बन रेजिस्टेंस. 5 बना देता हूँ, ये लो और पास कर दिया मैंने. दीज आर द 3 कलर्स और 4th कलर होगा अलग से गोल्ड सिल्वर. अब ये कोड भी है. कोड क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 0 से 9 तक ये मैंने कोड बना दिए. अब मुझे इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ लिखनी है. अब वैल्यूज़ कैसे लिखूंगा, ये जो फर्स्ट कलर है दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट. फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट, और थर्ड कलर होता है मल्टीप्लायर. यानी कि उन 2 डिजिट के बाद जौन सा कलर है उतनी नंबर ऑफ जीरोस लिख दो उसके कोड के अकॉर्डिंग, या 10 लगा के उसकी पावर लिखनी है. कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी कलर कोडिंग में है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, गोल्ड. ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, गोल्ड. सपोज ये मेरे पास कलर कोडिंग का रेजिस्टेंस है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, गोल्ड. ब्राउन फर्स्ट कलर, ब्लैक सेकंड कलर, ऑरेंज थर्ड कलर, गोल्ड 4th कलर. तो ब्राउन पे कौन सा कोड है, 1.
तो ब्राउन फर्स्ट डिजिट 1, आर इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट ब्राउन, सेकंड रिंग सेकंड कलर सेकंड डिजिट, सेकंड कौन सा है ब्लैक, ब्लैक पे कौन सा है 0 0 इनटू 10, अपनी मर्जी से करो। थर्ड कलर पावर, थर्ड कलर क्या है मेरे पास ऑरेंज, ऑरेंज कितने 3 पावर 3 प्लस माइनस 5%। गोल्ड, अगर गोल्ड है तो क्या आएगा 5%। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, सेकंड पॉइंट 1 फर्स्ट डिजिट 1, सेकंड डिजिट सेकंड कलर 0 और थर्ड डिजिट नंबर ऑफ जीरोस, थर्ड में ऑरेंज है तो 3 जीरो लगा दिया यहाँ पे इस टाइप से, प्लस माइनस 5%। या तो नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज कर दो या 10 की पावर में कर दो, जो आपको आसान लगे उसी टाइप से कर दो। तो ये मल्टीप्लायर है, डेसिमल मल्टीप्लायर, तो पावर 10 की पावर रख दो या फिर उतनी जीरो लगा दो 2 डिजिट नंबर के बाद में। नेक्स्ट कलर कोडिंग क्या आती है, नेक्स्ट इज ऑरेंज वाइट येलो सिल्वर, ऑरेंज ऑरेंज वाइट येलो सिल्वर। चेक करो, देखो ऑरेंज में कौन सा कलर आएगा, कोड आएगा ऑरेंज 3 लिखो, वाइट पे कौन सा है वाइट 9 तो 9 हो गया इनटू येलो, येलो पे 4 है, या तो मैं 4 जीरो लगा दूँ 39 के बाद या फिर 10 पावर 4 लिख दूँ, प्लस माइनस 10%, दिस इज इक्वल टू आर। तो ये आर आ जाएगा। क्लियर। सेम एग्जांपल देखो, ग्रीन ब्लू ऑरेंज गोल्ड, ग्रीन ब्लू ऑरेंज गोल्ड, ग्रीन ब्लू ऑरेंज गोल्ड। ग्रीन पे कौन सा कलर है, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट कलर 5, ब्लू ब्लू पे कौन सा कोड है 6, ऑरेंज 3, या तो 3 जीरो लगा दूँ 56,000 हो गया, या फिर इसको लिखूँ 10 और थर्ड कलर प्लस माइनस 5% एंड दिस इज इक्वल टू आर। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रेड रेड ब्राउन गोल्ड, नेक्स्ट इज रेड रेड ब्राउन गोल्ड। रेड पे क्या है 2, फिर क्या हो गया 2, ब्राउन पे 1, तो या तो 0 सीधा लगा दो 220, या 10 पावर 1 प्लस माइनस 5%। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 220 प्लस माइनस 5% ओम। अगर कोई पूछे व्हाट इज द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, रेंज इस 5% टॉलरेंस का मतलब 5% एरर हो सकती है रेजिस्टेंस में। व्हेन यू चेक द रेजिस्टेंस यूजिंग मल्टीमीटर तो आर की वैल्यू 220 नहीं आएगी, 5%, 220 का 5% क्या होता है 11 ओम। तो आंसर क्या आएगा, रेंज आ जाएगी 220 प्लस माइनस 11 ओम। 5% ऑफ 220, 5% ऑफ 220, 5% ऑफ 220, ये आ जाएगा 11 ओम आ गया। तो रेंज आ जाएगी रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट आता है ग्रीन ब्लैक रेड गोल्ड। नेक्स्ट कलर कोड क्या है, ग्रीन ग्रीन ब्लैक रेड गोल्ड। ग्रीन 5, ब्लैक 0 इंटू रेड 2, 10 पावर 2 प्लस माइनस 5%, दिस इज इक्वल टू आर। आंसर विल बी इन ओम। ये ओम में आ गया। क्लियर। अब आता है अगर फोर्थ कलर मेरे पास गोल्ड या सिल्वर में से आ जाए, फोर्थ कलर तो गोल्ड सिल्वर होता ही है। सपोज ये आ जाए रेड वॉयलेट गोल्ड गोल्ड। अगर थर्ड कलर गोल्ड आ जाए तो क्या होगा,
अगर थर्ड कलर गोल्ड आ जाए तो पावर होगी 10⁻⁻1, और थर्ड कलर सिल्वर हो तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻2। ये ध्यान रख लेना। तो रेड में कौन सा कलर है, रेड में कोड है 2, वॉयलेट में कौन सा कोड है, सेकंड रिंग सेकंड कोड 7 इंटू 10⁻⁻1 ±5% आर। तो दिस इज द रेजिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट। अब एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। मैंने ये बताया कि जो फोर्थ कलर है वो गोल्ड या सिल्वर ही हो सकता है। फोर्थ कलर, और ये रिलेट करता है टॉलरेंस। जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन आपने देखोगे, जितने भी क्वेश्चन, उसमें फोर्थ कलर गोल्ड और सिल्वर होगा। अगर बाई चांस इनमें से कोई फोर्थ कलर आ जाए, ब्लैक तो हो नहीं सकता, अगर ब्राउन आ जाए फोर्थ कलर तो टॉलरेंस रहेगी 1%, रेड के केस में 2%, ऑरेंज के केस में टॉलरेंस विल बी 3%, येलो के केस में 4%, ग्रीन के केस में 5% नहीं, 5 तो गोल्ड है, ग्रीन के केस में 0.5%, ब्लू के केस में इसका हाफ कर दो 0.25%, वॉयलेट का इसका हाफ क्या होगा 0.12, आप लिखो 0.10%, और ग्रे में 0.05%, और गोल्ड में टॉलरेंस कितनी है 5%, और सिल्वर में टॉलरेंस कितनी है 10%। तो आपके काम का तो ये है गोल्ड और सिल्वर, ये मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया कि फोर्थ कलर रेड हो और आपको पूछा हो कि कितनी टॉलरेंस है। तो वो मैंने आइडिया दे दिया कि 1 के आगे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 के आगे 5 नहीं, गोल्ड 5 हम चूज कर चुके हैं, 0.5, फिर आधा करते जाओ 0.25, 0.10, फिर 0.05। तो बस जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। अदरवाइज याद करना है गोल्ड और सिल्वर टॉलरेंस विल बी 5% एंड 100% 10%, और थर्ड कलर हो तो गोल्ड का मल्टीप्लायर होगा 10⁻⁻1, सिल्वर में मल्टीप्लायर हो जाएगा 10⁻⁻2। एनी डाउट? तो ये यहाँ तक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के लिए, मैंने करा दिए। तो आप इस वीडियो लेक्चर को 2-3 बार देखो। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग होमवर्क टाइम पे भेजो। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इस टाइम मेरे रूम में कोई फ़ैन नहीं ऑन है, और ये जो मेरा हैंकी है बिल्कुल भीग चुका है। इतनी गर्मी में मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, तो किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग रेगुलरली होमवर्क करो ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाएं। आप काम करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो हम लोग मोटिवेट होंगे। तो मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो आपका तो 1 सेकंड लगेगा लाइक दबाने में, तो हम लोग खुश हो जाएंगे। खुश होंगे तो और ज़्यादा काम करेंगे। तो आई होप कि आप सब आइडिया जो मैं हिंट दे रहा हूँ समझ गए होंगे। आप रेगुलर होमवर्क भेजो। कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज मी, कॉल मी, आई एम रेडी 24 आवर्स। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।